नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? मेरा अनुमान है अच्छे होंगे, पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे, हमारी क्लासेस कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। इन्हें लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो मित्रों, और शेयर भी कर दिया करो। देखिए, मौलिक अधिकारों के चैप्टर में आज हम लोग अंतिम क्लास ले रहे हैं और उन अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं जिन अनुच्छेदों की बात हमने आज तक नहीं की है, जैसे अनुच्छेद 21 कै, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 सी, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। क्योंकि मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है, इसकी बात हम कई बार कर चुके हैं। जिन भी छात्रों ने पहली बार क्लास कर रहे हैं वो इसको लिख लेना। देखिए, बात करते हैं अनुच्छेद 21 के। इसमें शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। यह हमारे संविधान में प्रारंभ में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। मित्रों, राज्य वही शब्द है जो अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है। कई बार बात मैं कर चुका हूँ। तो इसे कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। परंतु ये हमें 2002 से नहीं मिला, ये हमें 1 अप्रैल 2010 से मिला, अर्थात भारत में लागू किया गया। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, आप याद रखेंगे कि शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से लागू हुआ। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा कुछ और बदलाव किए गए, एक अनुच्छेद 45 में, एक अनुच्छेद 51 कै में। देखिए, अनुच्छेद 45 में क्या किया गया, इसमें भी यही बात रखी गई कि राज्य की कोशिश होगी कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों के शिक्षा एवं देखरेख के लिए निर्देश देगा। मित्रों, अनुच्छेद 45 भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में रखे गए हैं, इनका मूल उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कई बार पेपर में पूछा गया है, इसीलिए मैं चिन्हित करता रहता हूं और आपको बताता हूं कि पेन पेंसिल लेकर बैठा करें और लिखा करें मित्रों। और नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा ही भारत में सामाजिक समानता और आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा 3 चीज़ों की बात की जाती है: कल्याणकारी राज्य की स्थापना, दूसरा सामाजिक समानता, तीसरा आर्थिक समानता। इसकी हम बात बाद में करेंगे। अब देखिए, अनुच्छेद 51 कै में खंड टय जोड़ा गया, टय टमाटर जोड़ा गया मित्रों, जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 51 कै में मौलिक कर्तव्य है और 11वां मौलिक कर्तव्य इसी के द्वारा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो पहली बात है, मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में हमारे संविधान का हिस्सा ही नहीं थे। मौलिक कर्तव्य वाला हिस्सा जो 51 कै है, उसको सोवियत संघ से लिया गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया तो उसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे मित्रों। अब जो मौलिक कर्तव्य हैं 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता कोशिश करेंगे और उनकी देखभाल के लिए प्रयास करेंगे, ये चीज जोड़ी गई। अब हमारा अनुच्छेद 21 खत्म हो गया मित्रों, इन चीजों को नोट कर लेना। अब आप देखिए अनुच्छेद 31 मित्रों। अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19 च में, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, वहां पर संपत्ति का अधिकार रखा गया था और संपत्ति के अधिकार को और अनुच्छेद 31 को निश्चित कर दिया गया है, अर्थात खत्म कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब जो संपत्ति का अधिकार है उसको 300A में रखा गया है। अब यह विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार कौन सा होता है, मौलिक अधिकार कौन से होते हैं मित्रों? मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं कि अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो जो प्रभावित व्यक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है और उसके मौलिक अधिकारों को जारी कराने के लिए तुरंत रिट जारी की जाएंगी। लेकिन विधिक अधिकार ऐसे होते हैं, उनको जारी कराने के लिए रिट जारी नहीं की जाती है। यह एक प्रश्न है, बहुत बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31A और 31B की मैंने बात की थी, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 31A को हटा दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 31A 31B है। देखिए, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B
और 9वीं अनुसूची, 31 से 31B और 9वीं अनुसूची, इन तीनों चीजों को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। पहली बात। दूसरी बात, इनमें है क्या, इन तीनों के द्वारा भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए प्रयास किए गए। भूमि सुधार और जमींदारी को वैधानिकता देने का प्रयास किया गया इनके द्वारा। और 9वीं अनुसूची क्या है मित्रों? 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें रखे गए विषयों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अर्थात वहां पर उनकी कानूनी समीक्षा नहीं की जा सकती। याद होगा आपको, अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि न्यायपालिका अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है तो उसे हमारी न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित करता है। तो जमींदारी को खत्म करने के लिए तथा भूमि सुधारों को लाने के लिए, ताकि कोई इन्हें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ना जा सके, इसलिए उन्हें अनुच्छेद 31 से और 31B लाया गया और अनुसूची संख्या 9 जोड़ी गई। मैं एक बार और बता दूं, अनुसूची संख्या 9 एक ऐसी अनुसूची है जिसमें रखे गए विषयों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 13(2) उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 13 के आधार पर उन्हें शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 31C पर आते हैं। यह भी संविधान का हिस्सा नहीं था, बाद में जोड़ा गया। इसे 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया मित्रों। और इसमें यह कहा गया कि जब नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कोई कानून राज्य बनाएगा, राज्य मतलब सरकार बनाएगा, स्पेशली अनुच्छेद 39 के अंतर्गत भारत की जनता का भला करने के लिए जब कोई कानून बनाया जाएगा और वह कानून यदि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 से टकराएगा, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का मतलब है मौलिक अधिकारों से टकराएगा, तो उस समय नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको आपको गौर से लिख लेना चाहिए। प्रश्न ऐसे बनता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई मित्रों? तो उत्तर होगा 25वां संविधान संशोधन 1971। यह संविधान संशोधन किसके समय में किया गया? तो उत्तर होगा इंदिरा गांधी जी के समय में किया गया था। यहां पर बात आई नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में रखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। अब है अनुच्छेद 33। मित्रों, अनुच्छेद 33 के बारे में क्या है? अनुच्छेद 33 के बारे में है कि फोर्स, पुलिस एवं इंटेलिजेंस के लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद कमी कर सकती है। इसका मतलब संसद को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह चाहे विशेष परिस्थितियों में तो मौलिक अधिकारों में कमी भी कर सकती है। और तब अनुच्छेद 32(2) लागू नहीं होगा, अर्थात जब संसद कानून बनाएगी इस विषय में मौलिक अधिकारों को कमी करेगी। यहां पर विशेषतया इन नामों का उल्लेख हुआ है, फोर्स, पुलिस और इंटेलिजेंस के लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है जब चाहे। अब आते हैं अनुच्छेद 34 पर। यदि मार्शल लॉ लागू है, यदि मार्शल लॉ लागू है तो तब मौलिक अधिकारों का क्या होगा? आपको केवल इतना याद रखना है, अनुच्छेद 34 में दिया गया मार्शल लॉ से संबंधित कहानी। अनुच्छेद 33 में क्या दिया गया? फोर्स, पुलिस और इंटेलिजेंस से संबंधित कहानी दी गई है कि मौलिक अधिकारों का उस समय क्या होगा। मित्रों, हम अंतिम पड़ाव पर हैं आज की क्लास में। अनुच्छेद 35, इसमें दिया गया है मौलिक अधिकारों के विषय में कुछ ऐसी विशेष बातें जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा, अर्थात विशेष परिस्थितियों में विशेष वर्गों के लिए कुछ काम करने के लिए संसद को आवश्यकता पड़ती है और मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाना पड़ता है, तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद वह कानून बना सकती है, कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। तो याद रखना, अनुच्छेद 35 में दिया गया मौलिक अधिकारों के विषय में कुछ ऐसी विशेष बातें जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। मित्रों, मौलिक अधिकारों का चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको ठीक से पसंद आया होगा। यदि आप में कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक ये क्लासेस नहीं की थी और आप नए हैं, तो हमारी वीडियोस पीछे से देखना शुरू करें, शुरू से सबके नोट्स बना लें मित्रों ठीक से,
मेरा दावा है किसी भी प्रकार की किसी भी परीक्षा में आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आप कहीं से भी मैच कर लेना, इस तरीके का कंटेंट रखने की मैंने प्रयास किया है कि वो आपकी सारी परीक्षाओं की पूर्ति कर सके। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे प्रयासों को सराहें। और यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आता है कि हमारी वीडियो जिस प्रकार और अच्छी हो सकती हैं या हमको उन विषयों पर वीडियोज़ बनानी चाहिए, तो मेरा जो मतलब दिल का दरवाज़ा है आपके लिए खुला है। आप मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, मुझे राय दे सकते हैं। सर, आप इस तरीके के प्रयास कीजिए, ठीक है। नमस्कार मित्रों, आज की क्लास ख़त्म होती है। बाय बाय।